बेट आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम में चले जाइए, वहां आपको एक विशाल स्क्रीन दिखेगी हाँ बिल्कुल। और उस पे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। हाँ, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और वो सब डेटा पॉइंट्स फ्लैश हो रहे होंगे। अक्सर जब हम किसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की सफलता को मापते हैं ना, तो हम इन डैशबोर्ड्स की सटीकता पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। आप एक फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, मुनाफा ऊपर जा रहा है और एक सीईओ बस उस ऊपर जाते हरे तीर की ओर इशारा करके कहता है, देखिए यही हमारी सफलता है, हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सीधा है, लाभ या हानि। ये हमें बहुत सुकून देता है। मतलब हम इंसानों को और ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट लीडर्स को चीज़ों को मापना और उन्हें स्पष्ट श्रेणियों में रखना बहुत पसंद है। हम मान लेते हैं कि असल दुनिया में भी सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप उस डैशबोर्ड के पीछे की ज़मीनी हकीकत देखने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे ही आप कंपनी के उस चमकदार हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर सिस्टम के दीर्घकालिक प्रभाव, एम्प्लॉइज़ के संघर्ष या पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो मापने का यंत्र टूट जाता है। एकदम सही। अचानक वो सटीक मापने वाला यंत्र टूट जाता है। हम एक ऐसे संगठनात्मक परिदृश्य को देख रहे हैं जो सच कहूं तो बहुत धुंधला है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर बैठे लोगों को नीचे की कोई खबर ही नहीं है। हाँ, और इसे हम इंस्टीट्यूशनल इल्यूजन या संस्थागत भ्रम कह सकते हैं। लीडर्स को लगता है कि उनका कंट्रोल है, लेकिन असल में सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका होता है। वे एक ऐसे इको चैम्बर में बैठे होते हैं जहां सिर्फ अच्छी खबरें ही उन तक पहुंचती हैं। और यही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही दिलचस्प 11 आयामी यानी 11D रियलिटी मॉडल प्रस्तुत करता है। इस मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट नीति निर्माताओं के लिए आज का मुख्य प्रश्न ये है, क्या संस्थागत अल्फा ढांचे जो कि शीर्ष प्रबंधन और नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तव में जमीनी हकीकत को समझ सकते हैं? हाँ, जिसे मॉडल में डेल्टा म्यूनू रेजोनेंस कहा गया है। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो क्या बोर्डरूम में बैठे लोग ग्राउंड लेवल के असली इम्पैक्ट को अपने फैसलों में शामिल कर सकते हैं? मेरा मानना है कि मेटा कॉन्स्टेंट के साथ जुड़कर संस्थाएं अपना गहरा आत्मविश्लेषण कर सकती हैं और इस जमीनी हकीकत को सफलतापूर्वक अपना सकती हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के हर लीडर को पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपके इस आशावाद से पूरी तरह असहमत हूं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि संस्थाएं अक्सर माया में फंसी रहती हैं। यहां माया का मतलब कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये आत्मसंतुष्टि और सब कुछ ठीक है वाले भ्रम की स्थिति है। मेरा तर्क यह है कि कॉर्पोरेट ढांचों में संस्थागत माया का यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे बिना किसी विनाशकारी ओमेगा फ्लिप के यानी एक बड़े क्रैश के बिना इस वास्तविकता को स्वीकार करना लगभग असंभव है। अच्छा, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मेरा दृष्टिकोण यह है कि हम पहले से ही बदलाव देख रहे हैं। अल्फा ढांचे जान रहे हैं कि उनका बीटा गेट अब काम नहीं कर रहा है। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए क्या आप इस बीटा गेट को थोड़ा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो 11D मॉडल में बीटा गेट वो फिल्टर है जो कॉर्पोरेट पदानुक्रम में लगा होता है। इसका काम है कड़वी सच्चाइयों और जोखिमों को छिपाना और केवल मीठे मुनाफे यानी बीटा को शीर्ष प्रबंधन तक जाने देना। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई प्रणालियां इस गेट को तोड़ रही हैं। पैटागोनिया और इंटरफेस जैसे सर्कुलर बिजनेस मॉडल इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन कैसे? मतलब वो क्या अलग कर रहे हैं? वे केवल मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय डेल्टा यानी अपने वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव को माप रहे हैं। वे गामा यानी भविष्य की अस्थिरता को समझ रहे हैं। वे खुद को कर्म कलेक्टर के साथ जो सिस्टमिक फीडबैक लूप है, जो हर एक्शन का हिसाब मांगता है, उसके साथ संरेखित कर रहे हैं। पैटागोनिया ने अपनी सप्लाई चेन को इतना पारदर्शी बना दिया है कि अगर ग्राउंड लेवल पर कोई म्यू यानी संघर्ष है तो वो सीधा अल्फा लेयर को दिखता है। वे साबित कर रहे हैं कि नीतियां स्वेच्छा से बदल सकती हैं। मैं समझती हूँ कि पैटागोनिया का उदाहरण बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि संस्थागत माया हमारी वर्तमान वैश्विक कॉर्पोरेट वास्तुकला की सबसे खतरनाक स्थिति है। जब आप पैटागोनिया या इंटरफेस का उदाहरण देते हैं ना, तो आप अपवादों की बात कर रहे हैं।
मतलब आउटलायर्स की। मुख्यधारा कैसे काम करती है, इसके लिए हमें मॉडल के एक और कॉन्सेप्ट रो को समझना होगा। आप रो को उस मिडिल मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेसी के रूप में देख रही हैं जो चीज़ों को फिल्टर करता है। ठीक वही। रो सिस्टम का वो घनत्व है जो एक मिरर शील्ड की तरह काम करता है। ये जमीनी स्तर के म्यू यानी आम जनता या पर्यावरण के वास्तविक संघर्ष को शीर्ष नीति निर्माताओं तक पहुंचने ही नहीं देता। शीशे का काम क्या है? वो अल्फा लीडर्स को सिर्फ उनका अपना ही मुस्कुराता हुआ अक्स दिखाता है। क्या आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। आप कुछ साल पहले के वीवर्क क्रैश को ही देख लीजिए या फिर एनरॉन को याद कीजिए। वीवर्क के मामले में अल्फा लेयर $47 बिलियन की वैल्यूएशन की माया में जी रही थी। वे खुद को दुनिया बदलने वाली टेक कंपनी मान रहे थे। ये उनका अल्फा सिग्मा था, प्रतिष्ठा और झूठे डेटा का संचय। लेकिन जमीनी हकीकत यानी उनका डेल्टा क्या था? वे भारी घाटे में चल रही एक रियल एस्टेट कंपनी थी। बिल्कुल। रॉन शील ने वीसी मनी और पीआर के जरिए इस सच्चाई को छिपाए रखा। लेकिन अंततः सच्चाई सामने आई ना? हाँ, लेकिन स्वेच्छा से नहीं। वे खुद नहीं सुधरे। उन्होंने कोई आत्मविश्लेषण नहीं किया। जब पैसे खत्म हुए तब क्रैश हुआ। आज भी आप कॉरपोरेट ग्रीन वॉशिंग को देख लीजिए। कंपनियां सस्टेनेबिलिटी की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स छापती हैं, यही उनकी माया है। लेकिन स्थानीय पर्यावरण पर उनका वास्तविक प्रभाव विनाशकारी बना रहता है। उनके अनुकूलन की दर, जिसे हम नू कहते हैं, वो पूरी तरह से शून्य हो जाती है। वे सिस्टम को अडैप्ट नहीं करते, वे सिर्फ दिखावा करते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। जब आप कहती हैं कि ये सब दिखावा है, तो ऐसा लगता है जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स जानबूझकर एक सिग्मा ट्रैप बनाते हैं और दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि समस्या नीयत की उतनी नहीं है जितनी टूलिंग और फीडबैक लूप्स की है। पुराने अल्फा सिस्टम एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की तरह है जो नई फाइलों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ये सिर्फ टूलिंग की कमी नहीं है, ये एक जानबूझकर बनाया गया अंधापन है। अल्फा ढांचे जानबूझकर इस सिग्मा ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं क्योंकि इसी में उनका फायदा है। एक सीईओ का बोनस इस बात पर निर्भर करता है कि इस तिमाही शेयर की कीमत क्या है ना? इस बात पर नहीं कि 10 साल बाद पर्यावरण का क्या होगा। हाँ, वो तो है। वे डेटा और राजस्व को जमा करते हैं बिना ये सवाल किए कि उस विकास की गुणवत्ता क्या है। वे अन्वेषण के बजाय शोषण चुनते हैं। लेकिन सिस्टम बाहरी दबाव से तो सीखता है ना? क्या सच में? जब ग्लोबल सीओपी बैठकें होती हैं तो क्या होता है? ये वैश्विक अल्फा नीतियां क्या करती हैं? वे जानबूझकर समझौतों में कमजोर भाषा तय करती हैं। फेज आउट की जगह फेज डाउन लिख देते हैं ताकि उन्हें कोई ठोस कदम ना उठाना पड़े। ये माया का सबसे क्लासिक उदाहरण है, जहां वे खुद को तसल्ली देते हैं कि उन्होंने कुछ किया, जबकि वास्तव में उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को टाला है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है और मैं सीओपी बैठकों की इस विफलता को स्वीकार करता हूं। हालांकि मैं इसे एक अलग फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करूंगा। आप इस कमजोर भाषा को एक स्थायी विफलता के रूप में देखती हैं, जबकि मैं इसे एक पुराने सिस्टम के अंतिम संघर्ष के रूप में देखता हूं। जैसे जब कोई पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले क्रैश होने लगता है। चलिए, मैं यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट का उदाहरण देता हूं। अच्छा, बताइए कि एक रेगुलेशन कैसे माया को तोड़ सकता है? देखिए, अल्फा सिस्टम एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक? अब क्या हम ईयू एआई एक्ट को इस सिस्टम के एक नए अनिवार्य पैच या सुरक्षा अपडेट के रूप में नहीं देख सकते? कुछ साल पहले तक टेक कंपनियां एआई के मामले में पूरी तरह अल्फा सिग्मा मोड में थीं। जितना हो सके डेटा लो, बिना ये सोचे कि जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ये एक्ट केवल एक दिशा निर्देश नहीं रह गया है, ये एक लागू करने योग्य कानून है। लेकिन क्या ये वास्तव में उनके काम करने का तरीका बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। ये एक्ट डेटा लिनेज ट्रैकिंग और सख्त ऑडिट्स के जरिए कंपनियों के हिडन एजेंडा को जवाबदेही के प्रकाश में ला रहा है। अब एक टेक सीईओ रो शील्ड के पीछे नहीं छिप सकता। उसे साबित करना होगा कि उसका एल्गोरिदम जमीनी स्तर पर किसी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। जब रेगुलेटरी दबाव बढ़ता है तो सिस्टम अपनी माया को तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यह एक सम्मोहक तर्क है। मैं मानती हूं कि ईयू एआई एक्ट एक मजबूत कदम है, लेकिन
क्या आपने विचार किया है कि इस तरह के कड़े नियम तब तक नहीं आते जब तक कि सिस्टम पूरी तरह से टूटने की कगार पर ना हो? कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेकर डीप फेक स्कैंडल्स तक, जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तब जाकर ये एक्ट आया। हाँ, वो पॉइंट तो है। आप जिस अपडेट की बात कर रहे हैं वो तब आता है जब सिस्टम का कर्म कलेक्टर दरवाजे पर खड़ा होकर अपना कर्ज मांगने लगता है। और यहीं से मेरी मुख्य चिंता शुरू होती है, ओमेगा फ्लिप का जोखिम। तो आइए इस कर्म कलेक्टर और ओमेगा फ्लिप के मैकेनिज्म को गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार यह कर्मा कलेक्टर कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। इसे हम सिस्टमिक डेट कह सकते हैं। यह वह तंत्र है जो उस सारी गंदगी और छिपे हुए जोखमों का हिसाब रखता है जिसे अल्फा लेयर छिपाने की कोशिश करती है। एकदम सही कहा आपने। ये बिल्कुल टेक्निकल डेट या वित्तीय कर्ज की तरह है। आप आज इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। और समस्या ये है कि जब ये अल्फा सिग्मा का अहंकार जमीनी स्तर के डेल्टा म्यूनो रेजोनेंस यानी असली हकीकत से टकराता है, तो सिस्टम धीरे धीरे नहीं बदलता, वो सीधा टूट जाता है, वो पलट जाता है। इसी अचानक और कठोर एक्सपोजर को ओमेगा फ्लिप कहा गया है। क्या आप श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर सकती हैं कि ये ओमेगा फ्लिप अचानक क्यों होता है, धीरे धीरे क्यों नहीं? क्योंकि फीडबैक लूप टूट चुके होते हैं। जब रोशील्ड हर बुरी खबर को रोक देती है तो टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि सब ठीक है। 2008 के वित्तीय संकट को ही ले लीजिए। वॉल स्ट्रीट के बैंक सबप्राइम मॉर्गेज को पैक करके AAA रेटिंग्स ले रहे थे। ये उनकी माया थी। वे रिकॉर्ड बीटा मुनाफे का जश्न मना रहे थे। लेकिन डेल्टा हकीकत क्या थी? आम आदमी अपनी EMI नहीं चुका पा रहा था। और फिर कर्मा कलेक्टर आया। ठीक, बैंकों ने गामा यानी छिपे हुए जोखिम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। जब जमीनी हकीकत का डेल्टा उन अरबों डॉलर के वित्तीय दावों का समर्थन नहीं कर पाया, तो क्या बाजार ने धीरे धीरे खुद को सुधारा? नहीं, लीमैन ब्रदर्स रातों रात दिवालिया हो गया, पूरा बाजार ढह गया। यही ओमेगा फ्लिप है। कोई पूर्व चेतावनी नहीं, बस एक क्रूर एक्सपोजर। ये 2008 का उदाहरण वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है और मैं उस खतरे को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं उस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि ओमेगा फ्लिप से पहले कोई अनुकूली क्षमता मौजूद ही नहीं होती। आप ये मानकर चल रही हैं कि पूरा सिस्टम एक ही झटके में फेल हो जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस मॉडल के एक और हिस्से की ओर खींचना चाहूंगा, जिसे न्यू फ्रीक्वेंसी या स्थानीय अनुकूलन कहा जाता है। आपका मतलब है कि जब बड़े लीडर्स फेल होते हैं तो छोटे स्तर पर लोग खुद समाधान निकालते हैं? बिल्कुल। हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को ही लें। ग्लोबल अल्फा लेयर शायद COP बैठकों में फेल हो रही है, लेकिन लैकफोर्ड और अंतालिया जैसे शहर न्यू फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सरकारों का इंतजार किए बिना अपनी खुद की जलवायु कार्य योजनाएं बना रहे हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि सिस्टम पूरी तरह से ढहने से पहले ही जमीनी स्तर पर समाधान खोज रहा है? क्या ये यानी समय के दबाव में प्रणाली के जीवित रहने की क्षमता नहीं है? मुझे लगता है कि आप यहाँ लक्षणों को सफलता मान रहे हैं। आप जिन्हें समाधान कह रहे हैं वे दरअसल इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अल्फा लेयर पूरी तरह विफल हो चुकी है। लैकफोर्ड और अंतालिया को ये म्यू का पीसना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शीर्ष नीति निर्माता अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं। लेकिन वे अडैप्ट तो कर रहे हैं ना? ये अडैप्टेशन नहीं, ये सर्वाइवल है। स्थानीय मेयर अल्फा सिग्मा कार्यों को दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऊपर से कोई मदद नहीं आने वाली। जब अल्फा अपनी माया में खोया रहता है तो समय का टाउ उसे एक वर्तमान में रोके रखने की कोशिश को कुचल देता है। अगर ऊपर बैठा अल्फा तैयार नहीं है तो सिस्टम का मुख्य ढांचा ओमेगा फ्लिप का शिकार होगा ही। ठीक है, मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं। आप कह रही हैं कि बिना एक संस्थागत बदलाव के केवल ग्राउंड लेवल का सर्वाइवल सिस्टम को नहीं बचा सकता। तो सवाल यह है कि इस पूर्ण विनाश से बचने के लिए कॉर्पोरेट नीति निर्माताओं को अपने ढांचे में क्या ठोस बदलाव करने चाहिए। मैं यहाँ मेटा कांस्टेंट की ओर एक बहुत ही व्यवहारिक बदलाव का प्रस्ताव रखता हूँ। और वो ठोस बदलाव क्या होगा? क्योंकि बोर्डरूम में कागजी बदलाव तो हमने बहुत देखे हैं। मैं केवल कागजी बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पूरी तरह से नए प्रबंधन ढांचे की बात कर रहा हूँ, जिसे हम मेथोडोक्रेसी कह सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है जो पदानुक्रम पर आधारित है।
मेथोडोक्रेसी में नीति निर्माताओं को अल्फा आत्मसंतुष्टि के बजाय डेल्टा प्रभाव के माध्यम से अपना अधिकार अर्जित करना चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा और इसमें मेटा कांस्टेंट का क्या रोल है? मेटा कांस्टेंट सत्य और अखंडता का एक अपरिवर्तनीय आधार है। इसे आप कॉर्पोरेट का नॉर्थ स्टार मान सकते हैं। इसे लागू करने का तरीका है निवारक ऑडिट। हमें कर्मा कलेक्टर को एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक डिजाइन फीचर के रूप में सिस्टम में शामिल करना होगा। यानी कर्मा कलेक्टर को पहले ही सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाए। नेटिव रूप से जोड़ा जाए। जब कोई कंपनी अपने कोड को मेटा कांस्टेंट के साथ संरेखित करती है तो वो साई यानी सिस्टम की दीर्घायु और स्थिरता को सुनिश्चित कर सकती है। यह एक बहुत ही आदर्श सिद्धांत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मानव स्वभाव और संस्थागत जड़ता को बहुत कम आंकता है। जब आप कहते हैं कि कर्मा कलेक्टर को डिजाइन में शामिल किया जाए, तो आप भूल रहे हैं कि सिस्टम को डिजाइन करने वाले वही लोग हैं जो अल्फा सिग्मा का फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि वे अपने ही खिलाफ नियम नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। पेटागोनिया की सफलता का कारण ये है कि उनके संस्थापकों का एक व्यक्तिगत विजन था, लेकिन ग्लोबल आर्किटेक्चर में जहां शेयर होल्डर्स हर तिमाही रिटर्न मांगते हैं, यह संभव नहीं है। मॉडल एक पाई चक्र की बात करता है, जो पर्यावरण के प्राकृतिक पुनर्जनन का चक्कर है। कॉर्पोरेट शोषण ने इस पाई चक्र को तोड़ दिया है। वे मेटा कांस्टेंट को भी ग्रीन वॉश कर देंगे जब तक कि ओमेगा फ्लिप का हथौड़ा उन पर नहीं गिरता। मैं उस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए, व्यापार और नियमन का इतिहास गवाह है कि जो आज अपवाद हैं वही अंततः भविष्य के नियम तय करते हैं। ईएसजी मैट्रिक्स भी तो एक समय पर सिर्फ एक आइडिया ही था ना। लेकिन ईएसजी का हाल भी तो देखिए, वो भी ज्यादातर माया ही बनकर रह गया है। शुरुआती दौर में हाँ, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के नियम इसे कड़ा कर रहे हैं। यदि हम कर्म कलेक्टर को संस्थापक कोड में एक कानूनी अनिवार्यता बना दें, तो हम साई की लहर को पतन से बचाकर दीर्घायु में बदल सकते हैं। हमें उस शीशे को तोड़ना ही होगा। मैं सहमत हूं कि शीशा टूटना चाहिए, लेकिन शीशा तोड़ना आसान नहीं है जब शीर्ष पर बैठे लोगों का पूरा अस्तित्व ही उस शीशे के प्रतिबिंब पर निर्भर करता हो। बीटा गेट को तोड़ने का मतलब है अपने मुनाफे से परे जाकर अपने वास्तविक प्रभाव का सामना करना। जो लीडर्स वर्षों से इस माया के आदी हो चुके हैं, उनके लिए इस कर्मा कलेक्टर का सामना करना एक बुरे सपने से कम नहीं है। ये उनके लिए एक बुरा सपना हो सकता है, लेकिन ये इस पूरे सिस्टम के लिए एक आवश्यक जागरण भी है। और यहीं हम अपनी आज की इस गहरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इन तमाम तर्कों के आलोक में मेरा रुख स्पष्ट है। मेटा कांस्टेंट केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। यह नीति निर्माताओं को उनकी माया से बाहर निकालने के लिए एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अगर लीडर्स इस मेथोडोक्रेसी को अपनाते हैं, तो वे विनाशकारी ओमेगा फ्लिप को रोक सकते हैं। और मेरी ओर से उन सभी सिस्टम्स के लिए ये अंतिम चेतावनी है। आप अपने डैशबोर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, ग्रीन वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के कर्म कलेक्टर को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। वास्तविकता का अपना एक बही खाता होता है। यदि संस्थाएं रोग के शीशे के पीछे छिपती रहीं, तो ओमेगा फ्लिप सिर्फ एक जोखिम नहीं है, ये एक अपरिहार्य नियति है। सच्चाई अपना रास्ता खोज ही लेती है। यद्यपि हमारे पास 11D मॉडल की गतिशीलता पर अलग-अलग दृष्टिकोण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम दोनों पूरी तरह से सहमत प्रतीत होते हैं। पुरानी शोषण की व्यवस्था अब और काम नहीं करेगी। मानव अस्तित्व और इन बड़े कॉर्पोरेट ढांचों की दीर्घायु के लिए डेल्टा म्यू नू रेजोनेंस यानी जमीनी हकीकत को दिल से स्वीकार करना ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। बिल्कुल, अल्फा लेयर को ये समझना ही होगा कि वो म्यू के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो हमारे श्रोताओं के लिए, विशेष रूप से उन कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए जो आज हमारी यह चर्चा सुन रहे हैं, मुख्य सवाल ये है, आपका अपना संगठन कहाँ खड़ा है? क्या आप सफलताओं की माया में जी रहे हैं, या आपका नेतृत्व मेटा कांस्टेंट के सत्य के साथ जुड़ा हुआ है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर लीडर को स्वयं खोजना होगा, इससे पहले कि सिस्टम का ओमेगा फ्लिप उनके लिए वह उत्तर तय कर दे। इस 11D रियलिटी मॉडल में अभी और भी बहुत कुछ तलाशने को बाकी है। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार जब आप अपने संगठन की एक शानदार रिपोर्ट देखें, तो बस यह याद रखिएगा, क्या वो वास्तव में सफलता की कहानी है
या वो बस एक सिस्टमिक कर्ज की रसीद है जिसका भुगतान अभी बाकी है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।